नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अक्सर आप कमेंट में और बहुत सारी जगहों पे पूछा करते हैं कि क्या भारत की हालत भी श्रीलंका जैसी होने वाली है। मैं जवाब देता हूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता ना करें। आप में से कई लोग ये भी पूछते हैं क्या बैंक बंद होने वाले हैं, क्या बैंक हमारे भी डूब जाएंगे। मैं कहता हूँ चिंता की बात नहीं है। और ये बात जब मैं कहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि जब मैं ये बात कहूँगा तो हालात और बिगड़ेंगे, और जब भी सार्वजनिक मंच पे ये सब बातें कही जाएंगी तो हालात बिगड़ेंगे। लेकिन एक जो एक्चुअल कंडीशन है, जो दशा है देश की, वो देश के नागरिकों को पता होना चाहिए। सरकार उसे बताए या ना बताए, मीडिया का फ़र्ज़ है कि वो चीज़ बताए जिसे सरकार छिपाए। आज मैं आपको भारत की वित्तीय स्थिति का एक छोटा सा नज़ारा दिखाने वाला हूँ, एक झांकी दिखाने वाला हूँ। इससे आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आएगा और आज हम इस पे पहुँचेंगे नतीजे पे कि देश की दशा क्या बना दी गई है और क्यों बनी है। इसका भी एक छोटा सा नमूना आपको समझ में आ जाएगा, देखने को मिलेगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक QR कोड भी दिखाई देगा, उसे भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। पिछले दिनों मोदी जी, उनकी पार्टी और बहुत सारे लोग एक विषय पर टिप्पणी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए, सरकारों को अपनी मुफ्तखोरी बंद करनी चाहिए। मोदी जी क्यों कह रहे हैं? ये प्रेरणा उनको कहाँ से आ रही है? क्या उनको कहीं से सपने में आता है? क्योंकि जब वो ये बात कहते हैं तो सैकड़ों और हज़ारों लोग खुद उनकी पार्टी के मुँह पे वो पुरानी सूचनाएँ, जानकारियाँ, भाषण और फैक्ट्स मार देते हैं जिसमें उन्होंने अंधाधुंध फ्रीबीज बांटे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि आपने बहुत सारे कर्जे माफ़ करवा दिए, ये करा दिया, वो करा दिया, इसलिए आप किस मुंह से ये बात कह रहे हैं। ये सब हम देख रहे होंगे, लेकिन समझने की ज़रूरत ये कि अचानक सरकार को ये कहाँ से दिमाग में आ गया। और अब तो हालत ये है कि जो घोषणा पत्र बनने, उन घोषणा पत्र में भी बीजेपी अब उन योजनाओं का नाम नहीं ले रही जिसमें लोगों को मुफ्त में कुछ दिया जाना है। लेकिन क्या मुफ्तखोरी ही इसके लिए ज़िम्मेदार है या ये सारा दोष मुफ्तखोरी के सिर पे डाला जा रहा है? अभी तक इस पे राजनीतिक बातें तो हुई हैं, लेकिन आर्थिक नज़रिए से किसी ने इसको समझाने और समझने की कोशिश नहीं की है कि वो कौन सी वजह है, वो कौन सा मकड़ जाल है जिसमें मोदी सरकार छटपटा रही है और अपना दोष मुफ्तखोरी के सर पे डाल देना चाहती है। मुफ्तखोरी की तरह ही एक बड़ी और बेकार बीमारी है जिसको आप कहते हैं कर्जखोरी। अगर आप औकात से ज़्यादा, भारत की सरकार की बहुत बड़ी औकात है, लेकिन उसके बाद भी कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज ले लेंगे तो आपको घर का छोटा छोटा और ज़रूरी खर्चा भी ना बड़ा दिखाई देगा। और आज भारत उसी दौर में पहुँच गया है। अलग अलग समय पर, अलग अलग मौक़ों पर सरकार के अंधाधुंध कर्ज़ों का मैं जिक्र कर चुका हूँ। गुजरात का ये मॉडल है। गुजरात में भी सरकार ने अंधाधुंध कर्जे लिए जिनको आज तक वहाँ की राज्य सरकार किसी तरह झेल रही है। और केंद्र में भी बना दो हाईवे, एक्सप्रेसवे बना दो, मुझे उद्घाटन करना है। देश के पास पैसे नहीं हैं, टैक्स नहीं आ रहा है। जितनी GDP है उससे जितना टैक्स आएगा उसी से तो विकास करेंगे आप। आपने NHAI को कर्ज में धकेल दिया। लेकिन ये सब बातें उदाहरणों की हैं, लेकिन जो ओवरऑल अर्थव्यवस्था का आप मूल्यांकन करें, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 15 अक्टूबर को पिछले साल IMF की एक समीक्षा रिपोर्ट आई थी जो बाकायदा उन्होंने भारत सरकार को भेजी। और भारत सरकार के, एक बात याद रखिएगा, IMF की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती हैं, ये रिपोर्ट वो अपने अलग से जासूस नहीं भेजते हैं। जो हालात भारत की सरकार लिखित में बताती है उसी के आधार पर समीक्षा करके वो रिपोर्ट बनाते हैं।
और अगर कुछ छिपाती है तो वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके ऑडिटर्स होते हैं और फिर सवाल पूछते हैं। तो जो IMF की रिपोर्ट 15 अक्टूबर को आई है, समीक्षा रिपोर्ट, वो ये बता रही है कि भारत का कर्ज करीब करीब पिछले साल अक्टूबर में ही 90% से ऊपर चला गया था। GDP के 90% से ऊपर, 90.6% ऐसा कुछ था। और जानकारों का कहना है कि ये 90% वो है जो सरकार ने लिया है, और अगर इस कर्ज में जो हमारे देश की कंपनियां हैं उनको भी जोड़ लिया जाए, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिनको बहुत, रेलवे, जिनको सरकार जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइज करना चाह रही है, वो सारी कंपनियां भी अगर इसमें जोड़ ली जाएं तो जो हालत होने वाली है वो ये होने वाली है कि 100% GDP का आप अक्टूबर में पार कर चुके थे 2021 में। GDP का 100% हो सकता है। कुछ लोग उदाहरण देने लगे जापान का, कुछ लोग उदाहरण देने लगे अमेरिका का, सब जगह के हालत अलग अलग होते हैं। भारत के हालात अलग हैं। सामान्य तौर पर 60% GDP की 60% से नीचे अगर सरकार का कर्ज होता है तो उसे सुरक्षित माना जाता है, और इस मामले में, भारत के मामले में, ये कर्ज 100% जा चुका है। जापान की अर्थव्यवस्था से अगर आप तुलना करें तो जापान लगातार डूब रहा है, इसलिए जापान का जो जिक्र है वो करना बेईमानी है। हम डूबती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। जापान के हथकरम पे मैं वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सरकार के बॉन्ड पूरी दुनिया के लोग खरीदते हैं, और जो बॉन्ड खरीदा जाता है वो कर्जे में काउंट होता है, इसलिए वो दिखता है कि उनके ऊपर कर्जा है। लेकिन जो जिस कर्जे की मैं 100% कर्जे की बात कर रहा हूँ, ये कर्जा विदेशी कर्जा नहीं है। विदेशी कर्जा इसका एक हिस्सा है, और विदेशी कर्जा उतना खतरनाक नहीं होता। देखिए, श्रीलंका में उन्होंने कर्जा विदेशी लिया, नहीं चुका पाया, उनको बाहर से सामान नहीं मिला, दिक्कत आ रही, संकट आ रहा है। लेकिन देश की आबादी और देश की जनता लुटी नहीं है। अगर ये कर्जा श्रीलंका के पास बड़े बड़े भारत की तरह बैंक होते और उन बैंकों से श्रीलंका की सरकार ने लिया होता तो लोगों के खाते के पैसे डूब गए होते, क्योंकि सरकार चुका नहीं पाती और बैंकों का कर्जा उनके पास होता। तो आज आप अपनी औकात का 100% GDP का 100% कर्जा ले चुके हैं, और वो कर्जा जब आप ले लेते हैं तो उसके बाद आप सोचिए क्या दशा है। अब ये कर्जा जो है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा वो कर्जा है जो सरकारी बैंकों से लिया है। प्राइवेट बैंक तो हाथ में आते नहीं हैं, थोड़ा बहुत आते हैं। किसने लिया है? केंद्र सरकार ने लिया है और राज्य सरकारों ने लिया है। और यहाँ तक ऐसे असुरक्षित चीज़ों को गिरवी रख के कर्जे लिए गए हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे दफ्तर गिरवी रख दिए जो 1 रुपए की कमाई नहीं करते हैं। तो जब आप ये कर्जा लेते हैं, ऐसे गिरवी रख के कर्जे लेते हैं, वो कर्जे लेते हैं, तो ये लगातार कर्जा बढ़ रहा है जिसको चुकाने की हालत में आप नहीं हैं। और इसी वजह से राज्यों की हालत भी जो है वो लगातार ख़राब है। तो एक जो अक्टूबर में जब ये IMF की रिपोर्ट आती है, उसके बाद 2 बड़े घटनाक्रम होते हैं, बल्कि 3 होते हैं। एक तो जो भारतीय IMF की चीफ थी वो अपनी नौकरी छोड़ के चली जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो, जो ये माना जा रहा है कि उनको हार्वर्ड में रहेंगी तो अपना दूसरी एक्टिविटीज़ में रहेंगी, IMF चलाने के चक्कर में फिर भारत की ऐसी स्थिति उनसे देखी नहीं चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी चीज़ ये हुई कि जैसे ही ये रिपोर्ट आई, इसके बाद से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो बड़ी संख्या में भारत छोड़कर जाने लग गए, शेयर बाज़ार से पैसा निकालने लग गए, और इसी रिपोर्ट के बाद में रुपए की मोटी गिरावट आई थी। ये सारी चीज़ें मैं क्लिप लगा रहा हूँ अखबारों की, उस समय की, आप तारीखों पे ध्यान दीजिएगा इसकी। यानी उस दौरान जब ये रिपोर्ट आती है IMF की, तो उसके बाद में पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है जो ये कहता है कि भारत का भविष्य जोखिम भरा है। और मामला सिर्फ वहीं अक्टूबर 21 तक रहता तो चल जाता। फिर से एक रिपोर्ट आती है IMF की, उसमें जाएं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कहती है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, और इसमें एक चैप्टर है जिसमें जिक्र किया गया है सरकार और बैंकों के नेक्सस का, गठजोड़ का। आपराधिक गठजोड़ कहना भी बुरा नहीं है इसके लिए।
और उस रिपोर्ट के उस नेक्सस वाले हिस्से में ये बताया गया है कि बहुत बड़े स्तर पर सरकारें और बैंक मिले हुए हैं और जनता के पैसे से खेल रहे हैं, क्योंकि बैंकों में जनता का पैसा पड़ा हुआ होता है और सरकार को जितना कर्जा बैंक को देना चाहिए उससे ज़्यादा कर्जा बैंक सरकार को दिए जा रही हैं और इसके कारण बैंक असुरक्षित हो गए हैं। भारत का नंबर, आप एक ग्राफिक्स देखिए, इसी रिपोर्ट के अंदर से निकाला गया है IMF की, 5वां है। दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा अपने बैंकों को जोखिम में डालने वाला देश हमारा है, ये रिपोर्ट कह रही है। और इस रिपोर्ट में बैंकों के कर्ज में 30% कर्जा सरकार का कर्जा है, यानी भारत सरकार और प्रदेशों की सरकार और सरकारी कंपनियों ने बैंकों से 30% कर्जा सरकार ने लिया हुआ है। सरकार बैंकों की मालिक होती है, सरकार की एक शाख होती है और इसके कारण उनको उनकी रीपेइंग कैपेसिटी से भी पार जाके कर्जा दे दिया गया। और ये कर्जा भी कौन सा है? जो शॉर्ट टर्म लोन है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो कर्जा लिया है इसका जो असर है वो 2023 से दिखाई देना शुरू होगा, जब ये शॉर्ट टर्म लोन चुकाने का समय आएगा। शॉर्ट टर्म लोन यानी कम समय के लिए लिया गया लोन, ऐसा लोन जिसमें ब्याज दरें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और तीसरी चीज़ जिस लोन की किश्तें बड़ी होती हैं। तो जब आप शॉर्ट टर्म लोन 2023 से चुकाना शुरू करेंगे तो आप ये सोचिए कि सरकार के लिए बहुत बड़ा संख्या, क्योंकि ये सारा लोन भी उसको चुकाना है, ये एक दबाव है, एक प्रेशर है। और 2023 के बाद जब ये प्रेशर आएगा तो उस प्रेशर को हल्का करने के लिए सरकार क्या करेगी? अपने बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से को छिपाने के लिए सरकार क्या करेगी? सरकार आपके और मेरे ऊपर टैक्स लगाएगी। और अगर सरकार को ये लगा कि 2024 में उसका विदाई समारोह हो सकता है, तो वो ये भी हो सकता है कि उसको उस दौरान एक घाटे में डाल के चली जाए और 2024 में जो नई सरकार आए वो इस कर्ज के जाल में डूबी हो, छटपटा रही हो, और उस सरकार की स्थिति ऐसी हो कि वो मजबूरी में उसको टैक्स बढ़ाने पड़े। दूसरी चीज़, 2024 का चुनाव जब निकल जाए, मान लीजिए यही सरकार वापस आती है, तो इसके पास में फिर चुनाव जीत गए हैं, 5 साल हैं, अंधाधुंध टैक्स लगा दीजिए। यही वजह है कि दाल चावल रोटी सब चीज़ पे टैक्स लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने अपनी औकात से ज़्यादा कर्जा ले लिया। औकात शब्द की जगह रीपेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा। औकात कहना अपने लिए ही अच्छा नहीं लगता, हमारे देश की बहुत बड़ी औकात है और ये इस देश को चलाने वाली सरकार है। भले ही ये देश नहीं है लेकिन इसको चलाने वाली सरकार है। तो आप सोचिए कि जब आपने इतना कर्ज, हर डिपार्टमेंट बस कर दो, करते जाओ, अरे कर्जा लो करो, कर्जा लो करो, और इतना जो कर्जा ना दे, ज़्यादा RBI चू चपड़ करे, गवर्नर को बदल दो, बदल क्या दो, अपने आप में हिस्ट्री वाला बिठा दो उसको, वो तो ज़्यादा करेगा नहीं, चलो भाई मेरे को बना दिया गवर्नर, इतना ही काफ़ी है। इकोनॉमिस्ट भाग गए, खुद के लाए हुए इकोनॉमिस्ट भाग गए, क्योंकि सरकार, और एक बात बताऊं मैं आपको, सरकार क्या कर रही है कि आपके जो विदेशी कर्जा है वो कर्जा है ही, आपके पैसे को बैंकों से ले रही है, उसको कर्जे को आप ये मत मान के चलिए। और जिस दिन सरकार से ये कर्जा नहीं मिलेगा, मान लीजिए 2023-24 में सरकार टैक्स बढ़ा के भी वसूली नहीं कर पाती है, तो विदेशी कर्जा होता तो एक लॉन्ग टर्म कर्जा और लेके, कर्जा चुकाने के लिए कर्ज लेके, जैसा कि ये करती आ रही है, मामले को टाल देती है। लेकिन अब स्थिति जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि वो जब हमारे बैंक, देश के बैंकों का कर्जा चुकाने में ना नुकुर करेगी तो बैंक क्या करेंगे? बैंक कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए बहुत सारे बैंकों को बेचा जा रहा है। इनको बेचो ताकि कुछ पैसा आए, बैंकों के पास कुछ पैसे आ जाए तो छटपटाए नहीं, कम से कम डूबे नहीं, बचे रहें। 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा आती है सरकार की, उसमें बताया गया है कि 2016 के बाद से GDP और कर्ज का अनुपात
बिगड़ना शुरू हो गया था। 2016 में ये सिर्फ 45% था जीडीपी का, सरकार का कर्ज, और वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया और अब वो 90% के ऊपर निकल गया है। 2021 में वो 60% हो गया था। सोचिए कितनी तेज़ी से कर्जा ले रहे हैं, जैसे कि अपना देश है ही नहीं। ये घर थोड़ी वो वाला है आपका कि ईएमआई का घर है, छोड़ के भाग जाएंगे, जब्त कर लो। ये ईएमआई की कार है, उठा के ले जाओ, नहीं चुका पाएंगे तो। ये देश है भैया, सरकार है। और इस तरह से लगातार ये कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसमें भी एक और कैच है जो राज्य सरकारों के कारण है, वो है ऑफ बजट बोरिंग का खर्चा। ऑफ बजट बोरिंग क्या होती है कि आपने अपने बजट में जो प्रावधान किए थे उसके हिसाब से जितना खर्चा आपने लोगों से लिया, जितना कर्जा आपने लोगों से लिया और लोगों जनता को दिखाया, जिसको संसद से पास कराया, जो कानूनी तरीका है, उसके अलावा आपने बजट के बाहर कुछ लोन ले लिए सरकारों ने खर्चा चलाने के लिए। जैसे कि केजरीवाल जी जो उठा के किसी दिन अपने यहाँ का कोई बिजली घर गिरवी रख दें या कोई और चीज़ गिरवी रख दें और वहाँ से कर्जा उठा लें और आपको पता ही ना चले कि ये अलग से एक और कर्जा लिया हुआ है। और इस तरह के कर्जे सरकारें ले रही हैं। किसी ने तहसील दफ्तर, किसी ने कुछ गिरवी रख दिया है, कलेक्टर के ऑफिस तक गिरवी रखे गए और ये कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। और 4.5% ऐसा कर्जा हो गया है जो शॉर्ट टर्म कर्ज है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। जो तिमाही डेब्ट रिपोर्ट आई है, तिमाही कर्ज की रिपोर्ट आई है, वो कहती है, जो अभी अप्रैल में फिर से आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें बैंक और सरकार के नेक्सस की बात है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 4.21 लाख करोड़ के कर्ज चुकाने होंगे 2023 में और 2028 आते आते इस देश की सरकार को सामान्य से 4 गुना पैसा कर्ज में चुकाना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन है। और इसका मतलब ये है कि बैंकों का पैसा, हमारा पैसा फंस गया है। और अगर सरकार इसका मैनेजमेंट नहीं कर पाती है आने वाले समय में, तो हम भी फंस गए हैं। और जो पूरा ये जो फंसा फंसी का खेल है, इसको सरल तरीके से अगर आप उदाहरण लेके समझना चाहें तो वो उदाहरण ये है कि आपके पिताजी ने दुनिया भर के लोगों से कर्जा ले लिया है और कर्जा ले लेके आपको क्या चाहिए बेटा, कार चाहिए, ये कार ले, ये वाला सोफ़ा ले महंगा वाला, ये 1.5 लाख वाला कलर टीवी ले, हर कमरे में 2-2 एसी लगा देता हूँ, और जो कुछ जिसको चाहिए, किसी को फरारी चाहिए तो ले लो, इकट्ठा कर लिया कर्जा ले लेके। और सब लोग कह रहे हैं डैडी बहुत अच्छे हैं, पिताजी बहुत अच्छे हैं, वाह क्या विकास किया है घर का। 3-3 बार तो पूरा इटालियन मार्बल लगा दिया घर में, क्या ज़बरदस्त झाड़ फानूस लगाए, मुग्ध है पूरा परिवार। अब पिताजी जो है धीरे करके जब वो कर्जदार घर पे कर्जा मांगने आएंगे, वो एक पुराने ज़माने की फिल्म थी जिसके हीरो थे ओम प्रकाश, 10 लाख शायद दाम था या कुछ और, कोई और फिल्म थी। उस फिल्म में होता ये है कि एक बहू आती है उनके घर में, उसको इसी तरह से लग्जरी लाइफ जीने का शौक़ होता है, और एक दिन वो आता है कि वो कर्जा ले लेके जो फर्नीचर सब उठा के ले जा रहे होते हैं लोग, और बड़ी बेइज्जती होती है। पुरानी फिल्मों में बेइज्जती ज़्यादा भी होती थी, उसके कारण दिल का दौरा पड़ जाता, पता नहीं क्या क्या। तो बहरहाल पिताजी उस स्थिति में, और पिताजी पता चला कि जब असली कर्जा चुकाने का वक्त आया तो पिताजी निकल लिए और हमारी सर पे मुसीबत छोड़ गए। और हुआ ये है कि वो जो कर्जा लिया है ना, वो आपकी मार्कशीट गिरवी रख के, माताजी के जेवर गिरवी रख के, घर के सारे एसेट गिरवी रख के लिया है। और इसलिए और बड़ा संकट ये है कि वो घर को ही कंगाल करेंगे। तो आपको सरल बता दूं, सीधी सी बात है, सरकार ने बहुत सारा लोन ले लिया है अपने आप को विकासोन्मुख सरकार दिखाने के लिए। जो चाहूँगा वो करूँगा, इस अंदाज में काम करने के लिए। गुजरात में भी ऐसे ही बहुत सारे लोन लिए थे सरकार ने, और वो लोन भी पूरे देश के लोन में आज शामिल हैं। ले लेके
और ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, हाईवे एक्सप्रेसवे बनाते रहो। अब हालत ये है कि जो जितना टोल का टोटल कलेक्शन होता है उतना कलेक्शन जितना कर्ज सिर पे आ गया, सरकार को रोकना पड़ गया, बस कर पगले मरवाएगा क्या, तब जाके NHAI रुका है। और ये पूरी ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत वाली व्यवस्था जो है वो ये है कि ऐश करो, लोन लो, सेंटर विस्टा बना दो, जो बनाना बना दो, पैसा झोंको, टैक्स आ रहा है कोई बात नहीं, कोरोना के कारण बाजार बंद हो गया कोई बात नहीं, और उस पूरे वो पैसे को लेके पहले ऐश कर लो, चुकाने की जब आएगी तो देखा जाएगा। और चुकाना किसका है? घर के ही लोगों का कर्जा है, रोएंगे बाद में। किसका डूबेगा? SBI का डूबेगा, तो आप SBI का आपका खाता है, आपका पैसा फंसेगा। फिर हम लोग चीन का उदाहरण लेते हैं कि चीन में क्या हो गया, चीन में बैंक पैसे नहीं दे रहे हैं, चीन का पैसा बिल्डर ने लिया था बैंकों का, वो नहीं चुका पाया, यहाँ सरकार ने ले लिया, सरकार नहीं चुका पाएगी, स्थितियाँ तो वही रहने वाली हैं। ये एनालिसिस है, ये परिस्थिति जन्य अनुमान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कल परसों से बैंकों में ऐसा होने वाला है। बहुत सारे तरीके होते हैं। सरकार, आप मान लीजिए कल के दिन कोई बाहर की सरकार आए और उसको लगे कि हमारे घरेलू कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि वो किसी वर्ल्ड बैंक IMF से थोड़ा और कर्ज ले ले, लॉन्ग टर्म कर्ज ले ले, ताकि इन कर्जों को थोड़ा हल्का किया जा सके। दोनों ही स्थिति में एक बात मान के चलिए, कर्ज जो होता है ना वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका ठिकाना बदलता रहता है। यहाँ आप कर्ज को ख़त्म करोगे तो कहीं और से कर्ज लोगे, वहाँ चला जाएगा, वहाँ ख़त्म करोगे तो कहीं और से कर्ज लोगे, वहाँ चला जाएगा। कमाई तो बढ़ाई नहीं है आपने। जो भी है मेरे सर पे, आपके सर पे, सबके सर पे कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। और विदेशी कर्ज ही कर्ज नहीं है, जो ओवरऑल कर्ज है, घरेलू कर्ज भी ज़्यादा खतरनाक और बड़ा कर्ज है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद। अब मत पूछिएगा कि श्रीलंका जैसा हाल होगा या नहीं होगा। अब ये भी मत पूछिएगा कि बैंक बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जो स्थिति है वो ये है, इससे जो नतीजा आपको निकाला निकाल लीजिए। वीडियो को शेयर करना भी एक आंदोलन होता है, हो जाइए शामिल। जय हिंद।